नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ मी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको प्रतिदिन ज्योग्राफी की एक क्लास देता हूं और हमने टारगेट रखा है कि इंडियन ज्योग्राफी को हम 2 महीने के अंदर समाप्त कर देंगे। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पर्वतों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया था, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अभी पिछली क्लास में हमने दर्रे पढ़े हुए थे। अब आज का जो नया टॉपिक है वो है भारत के पठार। तो हेडिंग डाल दीजिए, भारत के पठार। जब हम भारत के पठार की बात करते हैं तो आखिर ये है क्या। तो जो पठार है ना, तो पहली चीज तो देखिए मैं बात बताता हूं। एक ये होता है समतल मैदान, ठीक है। ये क्या है? एक समतल मैदान। समतल मैदान से जो थोड़ा सा ऊंचे होते हैं वो क्या होते हैं? वो पठार कहलाते हैं। और जो पठारों से भी ऊंचे होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। तो ये आपकी तीन कंडीशन होती है। तो बात करते हैं पठार की। तो पठार हेडिंग डाल के लिखेंगे समतल, समतल मेजनुमा, मेजनुमा ऊंची, ऊंची आकृति पठार कहलाती है, पठार कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई कि पठार है क्या। ये बात समझ में आई कि पठार क्या है। अब बात करते हैं पठार को हम समझने के पश्चात अब हम आगे देखेंगे कि पठार का उपयोग क्या है। तो हेडिंग डालें इसका उपयोग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, जो पठार होते हैं ना, तो पठारों का उपयोग मुख्यतः खनिज के खनन में किया जाता है। किसके खनन में किया जाता है? खनिज के खनन में। तो इससे क्या प्राप्त करते हैं? इसके माध्यम से हम खनिज संसाधन प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये बात क्लियर है भाई? ये बात समझ में आई कि पठार क्या है और इसका क्या उपयोग है। अब देखेंगे, थोड़ा सा भारत का नक्शा बनाएंगे और फिर उससे समझेंगे कि पठार भारत में कहां पर है और कौन सा है। तो थोड़ा सा सब्र करेंगे और इंतजार करेंगे और समझेंगे कि मैं कैसे बना रहा हूं। मैं प्रयास करूंगा कि अच्छा सा आपको भारत का मैप दूं, फिर उससे आपको समझाऊं कि पठार कहां कहां, कौन कौन सा पाया जाता है। आप सभी जानते हैं ये क्या है? ये है हमारा प्यारा भारत। ये क्या है? हमारा भारत। अब अपने भारत में रही बात पठार की कि भाई पठार है कहाँ कहाँ। तो पठार के लिए आप ये समझिए, मैं थोड़ा सा बना करके दिखा देता हूं। आपका जो ये पार्ट है, यहां से लगा करके ऐसा, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं इसको? दक्कन का पठार। मैं इसको और अच्छे से बना देता हूं। ये आपका दक्कन का पठार कहलाता है, दक्कन का पठार, ठीक है। इसके अलावा इसमें दक्कन के पठार में एक और पठार सम्मिलित रहता है जो इसी का भाग होता है। इसे बोलते हैं कर्नाटक का पठार, ठीक है। और कर्नाटक के पठार के साथ साथ यहाँ पर एक पठार और होता है जिसको बोलते हैं आंध्रा का पठार। तो ये तीनों पठार मिल करके दक्कन का पठार बनाते हैं। तो मैं पॉइंट बना करके समझा दे रहा हूँ, देखिएगा। इसको लिखिए पॉइंट 1, ये आपका पॉइंट 2, ये आपका पॉइंट 3। ये बात समझ में आई? अब एक अगला पठार समझ लीजिए जो यहाँ पर पाया जाएगा। ये आपका दंडकारण्य का पठार है। कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार। तो मैं लिख देता हूँ एक एक पठार। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं? दक्कन ट्रैप।
ठीक, ये जो इधर है इसको बोलते हैं हम लोग कर्नाटक का पठार। ये जो है इसे बोलते हैं आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, ठीक है, दिख रहा है ना आप सभी को। इसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार, ठीक है। अब देखेंगे एक पठार और स्थित है अपना यहां पर, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम है सिलांग का पठार। क्या नाम है इसका? सिलांग का पठार। अब एक पठार अभी और जान लीजिए, यहां पर इसको बोलते हैं लद्दाख का पठार। क्या बोलते हैं इसको? लद्दाख का पठार। ये बात समझे? पठार समझ में आ रहा है ना सभी को? अभी मैं 4 से 5 पठार अभी और को और बता देता हूं, आप यहीं से समझ लीजिए। जैसे एक आपका यहां पर पठार पड़ता है, एक आपका यहां पर पठार पड़ता है, एक आपका यहां पर पड़ता है, एक आपका यहां पर पड़ता है। अब इन सभी पठारों के अलग अलग नाम देख लीजिए। इसका नाम है इसका नाम है आपका मेवाड़ का पठार। मेवाड़, ठीक है। ये जो है इसका नाम है मालवा। क्या नाम है इसका? मालवा। इधर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मतलब अपने बांदा, बुंदेलखंड। और इसका नाम है बघेलखंड। बघेलखंड। ये है आपके भारत में स्थित प्रमुख पठार जो आपके परीक्षाओं से संबंधित इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? इसको मैं थोड़ा किनारे लगा दूं, अब देखेंगे। अब एक एक पॉइंट इससे रिलेटेड नोट करेंगे। अब देखो ये जो जहां पर लिखा है 1, 2 और 3, ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा दक्कन का पठार है, ठीक है। बात समझे? तो हेडिंग डाल दीजिए दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत आपका दक्कन ट्रैप, आपका आंध्रा का पठार, आपका कर्नाटक का पठार, यह तीनों प्रकार के पठार आ जाते हैं। बात समझे? तो एक बात और समझ में आ रही होगी, सभी पठारों में देख रहे होंगे आप इंडिया में जो सबसे बड़ा पठार है भारत का, तो वो कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। बड़ा पठार है। अब ये कितने भागों में डिवाइडेड है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं इसके? नंबर एक पहला पढ़ते हैं, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, अच्छा, इसको दक्कन ट्रैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो दक्कन ट्रैप है ना, ये थोड़ा सा सीढ़ी नुमा पठार है। कैसा पठार है? सीढ़ी नुमा पठार है। तो पॉइंट डाल के लिखिए, यह एक सीढ़ी नुमा पठार है। बात समझे? यह कैसा पठार है? यह एक सीढ़ी नुमा पठार है। अब ये किन किन राज्यों में स्थित है? तो लिखेंगे यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी लिख दे रहा हूं मैं, महाराष्ट्र, इतने राज्यों में फैला हुआ है। इसके बाद अब यह जो पठार है ना, बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। अब चूंकि ये बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है तो यहां काली मिट्टी भी पाई जाएगी। बात समझ रहे हो? तो लिखे हो अगला पॉइंट, यह
बेसाल्ट की चट्टानों से मिलकर बना है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं कर्नाटक के पठार की। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए, कर्नाटक का पठार। अब जब कर्नाटक के पठार की बात करेंगे तो कर्नाटक के पठार में बाबा बुदान पर्वत पाया जाता है। और बाबा बुदान पर्वत जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केंद्रबुक। तो लिखेंगे यहां बाबा बुदान पर्वत स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख है। अब कुद्रेमुख है और यहीं पर जो है ना खनिज पाया जाता है। यहां प्रचुर लौह संसाधन पाए जाते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं आंध्रा के पठार की। तो आंध्रा का पठार, इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और इसी आंध्रा के पठार में चूंकि ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो चावल की खेती भी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। तो अगला पॉइंट डाल करके लिखेंगे, अगला पॉइंट आंध्रा के पठार लिखेंगे, आंध्रा का पठार लिखेंगे यहां सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है? तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए जल्दी से, आप सभी के सामने स्थित है। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो कि उड़ीसा में स्थित है। और दंडकारण्य इस क्षेत्र में ना दोस्त, यहाँ पर काफी मतलब गरीबी भी पाई जाती है। मतलब काफी ज्यादा मतलब लोग निर्धन भी हैं। और यहाँ पर ना दंडकारण्य के पठार में एक खनिज बेल्ट भी बहुत बड़ी पाई गई है। मतलब यहाँ पर खनिज संसाधन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी इनका दोहन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? खनन क्यों नहीं हुआ इनका? इस वजह से इनका खनन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि यहाँ पर उस तरह के संसाधन मौजूद ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो मतलब खनिज संसाधन तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन अभी इनका खनन हो नहीं पाया है। और कहां पर स्थित है ये? यह है आपका उड़ीसा में स्थित है। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे लिखा देता हूं। इसको आप नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। नोट करो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको एक एक पॉइंट कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ एक एक पॉइंट मैं करवा दूंगा। नोट हो गया होगा। अगला पॉइंट, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं दंडकारण्य का पठार।
वो लिख लिया था, वहां पे चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है आंध्र के पठार में, लिख लेना उसको, ठीक है। अगला पॉइंट डालिए, दंडका रण का पठार। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, यहां खनिज मौजूद है, यहां खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किंतु इसका अभी खनन संभव नहीं हो पाया है, संभव नहीं हो पाया है। यह कहाँ स्थित है, यह उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, इसका खनन क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत ही कमजोर है, मतलब कि बहुत ही लेस है, माइनस में है। तो इसको आप नोट करते जाइए। इसके बाद करते हैं छोटा नागपुर का पठार। नहीं बनाया क्या मैंने, अरे अरे अरे, तो एक सेकंड जरा सा, एक यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है ना एक छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है, आप लोग सभी जानते होंगे, फिर भी अगर आप कहें तो मैं बना देता हूँ, इसको प्रयास करता हूँ बनाने का, बन जाए तो बढ़िया है। चलो, जब ये समझ ही गए हो तो बना लो यहाँ पर। इस एरिया में इसे क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ लिख दीजिए, छोटा नागपुर का पठार। तो अगली हेडिंग डालिए, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। जब हम छोटे नागपुर के पठार की बात करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपकी चट्टानें पाई जाती हैं। जब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाएंगे। अब जब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाएंगे तो जिस प्रकार से जर्मनी में एक रूर क्षेत्र है जो कि वहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसी तरह से भारत का रूर क्षेत्र क्या कहलाएगा, छोटा नागपुर का पठार कहलाएगा। अरे बात समझे हो, तो लिखो पॉइंट डाल करके, छोटा नागपुर का पठार यह झारखंड, लगभग झारखंड में ही अत्यधिक इसका क्षेत्रफल है, लगभग 75% इसका जो पार्ट है वो कहाँ है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहां विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, यहां पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा एक पॉइंट डाल करके लिख लीजिए, यहां भारत का सर्वाधिक खनन होता है,
क्योंकि विभिन्न प्रकार का खनिज पदार्थ भी यहीं पाए जाते हैं। और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्लियर है भाई ये पॉइंट? हाँ, बात समझे? एक और पॉइंट डाल के लिख लीजिए, ये भी नहीं छूटेगा आपका, कुछ भी नहीं छूटने पाएगा। पॉइंट क्या है? रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार इसी का हिस्सा है। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? कुछ भी पॉइंट नहीं छूटने पाएगा, इसकी जिम्मेदारी है, गारंटी है। जो भी पॉइंट आपके बन सकते हैं पठारों से संबंधित, मैं एक एक पॉइंट को नोट कराता जा रहा हूं। आपने अभी तक में दक्कन के सारे पठार को पढ़ लिया है, इसके अलावा आपने दंडकारण्य का पठार भी पढ़ा है, छोटा नागपुर का पठार भी पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे शिलांग के पठार की ओर। तो पहले तो जल्दी से इसको तुम लोग नोट कर लो, टाइम ना बर्बाद करो। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे शिलांग के पठार के बारे में। मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम पढ़ेंगे शिलांग के पठार के बारे में। तो अगला पॉइंट डाल लो, शिलांग का पठार। शिलांग का पठार, सबसे पहला पॉइंट, यह मेघालय में स्थित है, समझ रहे हो? तो यह मेघालय में स्थित है। कहां स्थित है ये? यह मेघालय में स्थित है। अगला पॉइंट क्या इससे बनता है कि देखो, ये कहां पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। अब यहां पर जो है सिलिका युक्त कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके अंदर सिलिका युक्त कोयला। तो जब इसमें सिलिका युक्त कोयला पाया जाएगा, तो जब इसको अगर बाहर निकाला जाएगा तो यह हमारी प्रकृति के लिए मतलब नुकसानदेह है ना, ये आपकी मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त कर देगा कि नहीं कर देगा? जब ये अपनी इसकी मिट्टी के उपजाऊपन को समाप्त कर देगा, तो सरकार ने इसके खनन को अवैध घोषित किया है। खनन को क्या घोषित किया है? अवैध घोषित किया है। तो अगला पॉइंट डाल के लिखिए, इसमें सिलिका सीटी सरोता वाला है, सिलिका युक्त कोयला पाया जाता है। इसमें खनन अवैध है। फिर भी इसका अवैध खनन किया जाता है। अब इसका अवैध खनन किया जाता है तो सन 2019 की एक घटना है रेट हॉल माइन की। रेट हॉल माइन का मतलब समझते हो? जैसे मैं बना दूं, जैसे ये समझ लो कि ये जो है तुम्हारा, ये एक क्या है? ये है तुम्हारा एक पठार हो गया, शिलांग का पठार हो गया, ठीक है। अब शिलांग के पठार में क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार के छिद्र बनाए जाते थे आदमियों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर खनन तो अवैध है, पाया जाता है यहाँ पर कोयला। अब ये इन छिद्रों के माध्यम से आदमी इसके अंदर घुस जाते हैं, और आदमी इसके जब अंदर घुस जाते हैं और अंदर से घुस करके कोयले का खनन करते हैं। तो सन 2018-19 की घटना है रेड हॉल माइन की। एसएससी सीपीओ 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रेड हॉल माइन की घटना किस पठार से संबंधित है? तो शिलांग के पठार से संबंधित है। अब इसके अंदर घुसे, खनन करके लाए। एक बार क्या हुआ कि रेड हॉल माइन की घटना के दौरान 20 आदमी इसके अंदर घुस गए थे और फिर
पानी बरसा तो इसके ऊपर पानी गिरने लगा, तो अब कहीं से जगह तो बची नहीं निकलने के लिए, तो वहां पे फंस गए। करीब 20 दिन तक वहां पर फंसे रहे थे, काफी लोग की मृत्यु भी हो गई थी उसमें। तो रेड हॉल माइन की घटना किससे संबंधित है? शिलांग के पठार से। तो एक पॉइंट डाल करके लिखिए अगला, रेड होल माइन। इसको हिंदी में बस यही लिख सकते हैं, कहीं चूहा छिद्र खनन मत लिख देना, वो कहीं होता नहीं है। रेड हॉल माइन की घटना शिलांग के पठार से संबंधित है। शिलांग के पठार, सा सिटी वाला है, पठार से संबंधित है, बात समझे? शिलांग के पठार से संबंधित है, हटा ही देते हैं दोस्त को, तो छोड़ें। शिलांग के पठार से संबंधित है, ये बात क्लियर हो गई। अब और थोड़ा सा आगे पढ़े शिलांग के पठार के बारे में। देखो ये है तुम्हारा, अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक चित्र बनाता हूं, उसके माध्यम से तुम्हें समझाता हूं। आप जानते हो कि मेघालय में एक ऐसे पहाड़ियां स्थित हैं। इनका नाम कुछ बता सकते हो कोई? और यह है आपका पठार। इसका नाम क्या है? आप सभी जानते हैं, इसका नाम है शिलांग का पठार। शिलांग का पठार, ठीक है। इसका नाम है गारो, इसका नाम है खासी, और इसका नाम है जयंतिया। ये 3 पहाड़ियां, बात समझ रहे हो? ये शिलांग का पठार है, ये जयंतिया है, ये खासी है, ये गारो। ठीक, अब क्या होता है, थोड़ा सा मैं इधर आके तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा, समझना। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा जो है, ये है तुम्हारा बंगाल की खाड़ी। अब मानसून क्या होगा कि हवा यहां से चली, जब हवा यहां से चलेगी तो यहां से कुछ पानी लेकर के आएगी कि नहीं आएगी? यहां से कुछ पानी लेकर के आएगी कि नहीं आएगी? यहां से कुछ पानी इस तरह से लेकर के आएगी। अब ये पानी जब यहां पहुंचेगा तो देखो, जब यहां आगे पानी यहां पे पहुंचा तो पानी आया कहां पे? पानी आपका आया इस तरह से आते हुए आगे आया मानसून, और इस पहाड़ी में आकर जयंतिया में भिड़ा। जयंतिया में भिड़ा तो ये इधर की ओर आएगा पानी, और फिर ये मानसून हवा लेकर के इसी तरह आगे बढ़ेगी तो यहाँ भिड़ जाएगा। जब यहाँ भिड़ेगा तो इस तरह से आगे आएगा, फिर शिलांग के पठार में भिड़ेगा, फिर इस तरह से आगे आएगा तो गारों में घिसेगा, फिर इसी तरह से टकराएगा तो फिर शिलांग के पठार में। तो इस तरीके से बार बार ये भिड़ता रहेगा मानसून की नहीं भिड़ता रहेगा। अब जब बार बार यहाँ पर पानी भिड़ता रहेगा तो इस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी कि नहीं होगी? वर्षा होगी कि नहीं होगी? तो यह गारो, खासी, जयंतिया तथा शिलांग का पठार मिल करके एक कीपनुमा आकृति बनाते हैं, जो इससे बहुत अधिक बारिश कराता है। क्या कराता है? सर्वाधिक बारिश कराता है। तो इसके बारे में अब ये बात बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग समझ गए होगे कि लिखो एक पॉइंट डाल करके, यह पठार गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के साथ मिलकर कीपनुमा आकृति बनाता है, जिससे मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बात क्लियर हो गई। मनस्विराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये बात समझ में आया कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, किस कारण होती है। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट इसी से बनता है कि सबसे आर्द्र पठार कौन सा है? तो कौन सा पठार होगा? शिलांग का पठार, क्योंकि यहां पर क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा। तो यह है भारत का सबसे ज्यादा आर्द्र मतलब गीला, आर्द्र
पठार है। बात समझ में आया? यहां तक पूरी बात समझ में आई तुमको? एक एक पॉइंट मैंने नोट करा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसको तो सबसे पहले तुम नोट कर लो। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार पठार और बघेलखंड का पठार। नोट करो महारथियों, जल्दी से नोट करो। कर दूंगा, नीचे नीचे करना है। अब ठीक है, नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। चलो हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजों को समझते हैं। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं तो बात करते हैं मेवाड़ के पठार की। जब तो अगला पॉइंट डाल दो, मेवाड़ का मेवाड़ का पठार। नोट करो भाई जल्दी, मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ के पठार की बात करें तो लिखो, यह राजस्थान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब देखो, ये अरावली पर्वत के पास स्थित होगा कि नहीं स्थित होगा? तो अगला पॉइंट डाल लिख करके लिखो, यह अरावली पर्वत के समीप स्थित है। यहां से कॉपर चांदी और बॉक्साइड का खनन किया जाता है। खनन किया जाता है। यहां सबसे शुद्ध कॉपर या फिर तांबा प्राप्त होता है। अच्छा, यहां पर सबसे शुद्ध तांबा प्राप्त होता है, लेकिन अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक मात्रा में तांबा या कॉपर सबसे ज्यादा कहां प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर मध्य प्रदेश होगा। लेकिन सबसे शुद्ध कॉपर कहां प्राप्त होता है? मेवाड़ के पठार पर। अब यहां पर एक पॉइंट और लिखिए कि बनास नदी यहीं से निकलती है। अगला पॉइंट डाल के लिखिए, बनास नदी यहीं प्रवाहित होती है। नोट करो भाई इसको। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मालवा का पठार, जो कि है दक्कन ट्रैप का ही एक हिस्सा। और यहीं पर निकलती है आपकी चंबल नदी, जो कि बनाती है बीहड़ का निर्माण करती है। तो ये बीहड़ों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये जो मालवा का पठार है ना, मेवाड़ की छोड़ दीजिए, मालवा की बात कर रहा हूं मैं, ये अब बचा नहीं है। पहले क्या था कि मालवा का पठार था, तो ये जो चंबल नदी थी ये बीहड़ नहीं बना पाती थी। अब क्या है कि अब लोगों ने क्या किया, इसका खनन करते गए। जब इसका खनन करते गए तो ये बचा नहीं। तो ये जो चंबल नदी है वो तेजी से काटती हुई चली जाती है मिट्टी को। तो ये अपरदन भी करती है मिट्टी का सर्वाधिक मात्रा में। तो ये काटती हुई चली जाती है, तो बड़े बड़े बीहड़ बन गए हैं। और जो ये बीहड़ बन गए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर के डाकू बड़े प्रसिद्ध होते हैं। कि यहाँ के बीहड़ इतने प्रसिद्ध है, चंबल के डाकू बोलते हैं ना, तो बीहड़ों में क्योंकि ये छुपे रहते हैं, उनके लिए उपयुक्त स्थान होता है वो, तो इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लिखाऊंगा मालवा के पठार के बारे में।
हेडिंग डालिए मालवा का पठार। मालवा का पठार। तो सबसे पहला पॉइंट डाल करके लिखिए, यह दक्कन के पठार का हिस्सा है। यहां क्योंकि दक्कन के पठार का हिस्सा है तो बेसाल्ट चट्टान पाई जाएगी, बेसाल्ट चट्टान पाई जाएगी तो काली मिट्टी पाई जाएगी। तो लिखो यहां काली मिट्टी पाई जाती है। यह उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। एक पॉइंट और लिखिए, यहां क्षिप्रा नदी, कौन सी नदी? क्षिप्रा, और चंबल भी लिख लो, चंबल नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। चंबल नदी मृदा अपर्दन के लिए जानी जाती है, जानी जाती है। तो ये हो गया आपके मालवा के पठार के बारे में संपूर्ण जानकारी। मालवा का पठार के बाद हम लोग पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब लाल मिट्टी किसके लिए ज्यादा उपयोगी है? तो लाल मिट्टी आपकी सर्वाधिक मात्रा में चना हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, इन सब चीजों के लिए उपयोगी है। अब कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है बुंदेलखंड में? तो बुंदेलखंड में आपकी एक बेतवा हो गई, केन हो गई। ये जो दोनों नदियां हैं कहाँ प्रभावित होती है? बुंदेलखंड में प्रवाहित होती है। बुंदेलखंड किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? एक अपना तो उत्तर प्रदेश हो गया और दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में जो बांदा अपना जिला है यह भी बुंदेलखंड का ही हिस्सा है। बांदा हो गया, झांसी हो गया, तो ये हमीरपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, ये जो सारे हिस्से किसके हैं? बुंदेलखंड के हिस्से हैं। तो जल्दी से नोट करें, फिर इसके बारे में लिखते हैं। हेडिंग डालिए बुंदेलखंड का पठार, का पठार। लिखेंगे यह पठार ग्रेनाइट तथा नीस की चट्टानों से मिलकर बना है। यहां सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है। यह यहां सर्वाधिक गेहूं, ज्वार, चना का उत्पादन किया जाता है।
अगला पॉइंट, यहाँ केन तथा बेतवा नदी प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। अच्छा, बुंदेलखंड जो है काफी ज्यादा सूखा क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ की औसत वर्षा कितनी होगी, वही करीब 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। नोट कर लीजिए जल्दी भाई, जल्दी से नोट कीजिए इनको, जल्दी। टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बघेलखंड रह गया, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के बारे में, पठार के बारे में लिखो, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इसके अलावा दोमट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन्हीं दोनों राज्यों में स्थित है। और इसके बारे में क्या लिख सकते हो? हाँ, यहाँ नर्मदा तथा सोन नदी प्रवाहित होती है। क्लियर भाई? कंप्लीट हो गया बघेलखंड का पठार। अब बचा आपका ऊपर का लद्दाख का पठार, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानो। लद्दाख का पठार क्या है कि देखो, पानी यहां से आएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी कहां से निकल पाएगा? मैं थोड़ा सा इसको पानी को से डिनोट करता हूं। देखो, पानी ऐसे मान लीजिए आया, ठीक है, ये है आपका अरावली पर्वत, यहां पर आया, थोड़ा बहुत वर्षा यहां करा पाया, जितनी करा पाया यहां तक पानी जाते जाते क्या हो गया? सूख गया। मतलब जो पानी क्या आया, पानी का कहने का मतलब है मेरा कि मानसूनी हवा आई, हवा चली। अब हवा यहां से यहां तक चलती यहां तक सूख जाती है, और सूख जाती है तो कुछ तो इन्हीं पर्वतों में टकरा जाती है। लद्दाख आपका यहाँ पड़ता है, तो यहाँ तक बिल्कुल शुष्क हो जाती है वर्षा। कैसी हो जाती है? हवा शुष्क हो जाती है। जब शुष्क हो जाएगी तो पानी बचेगा ही नहीं। और इधर समझो, जैसे यहाँ से मानसून आया, मानसून यहाँ आया, आते 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 यहाँ जब जाएगा तो यहाँ पर भी उस वहां से भी शुष्क हो जाएगा। मतलब जो आपका हवा होगी वो शुष्क हो जाएगी, तो वर्षा तो हो ही नहीं पाएगी। तो तो आप डालिए लद्दाख के पठार के बारे में, थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ लद्दाख के पठार के बारे में। लद्दाख का पठार, तो लिखो, यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार है। कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है, ये तो बताने की जरूरत नहीं हुई। आगे लिख लो, यह भारत का सबसे शुष्क पठार है। क्लियर? यह भारत का सबसे शुष्क पठार हो गया। यहां तक बात समझ में आई। अब लद्दाख के पठार के बारे में बस इतनी ही जानकारी पूछी जाती है। इसके अलावा अगर पूछा जाए
कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार तथा विश्व का सबसे बड़ा पठार। तो सबसे पहले तुम इसको नोट करो, मैं इसके बाद 2 पॉइंट और लिखा दूं, इसके बाद तुरंत इसके बाद छुट्टी करते हैं आपकी, बहुत देर हो गई, काफी देर से पढ़ाते हुए हो गया। लिखवा ही देता हूं मैं, लिखो यहाँ पे पॉइंट डाल के लिखो, मस्त अच्छा पॉइंट है। विश्व का, दिख रहा है, चेंज कर दूं क्या? जाने दो, इसको हटा देते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार और विश्व का सबसे बड़ा पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो वह है लद्दाख का पठार। कौन सा? लद्दाख का पठार। और सबसे बड़े पठार की बात करें तो वह है पामीर का पठार। कौन सा? पामीर का पठार। अब इनकी स्थिति देख लो मैप में, ये भी बता देता हूं। जैसे देखो ये आपका यहाँ पर जो पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका लद्दाख। लद्दाख लिखा दिया क्या मैंने? इसको थोड़ा सा चेंज करो, लद्दाख। और मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं तिब्बत को लद्दाख बोल देता हूँ, तिब्बत। तिब्बत अब ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार और सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार। ये पार्ट क्या है? तिब्बत। और यहां पर क्या है? पामीर। ठीक है, तो पामीर का पठार ये सबसे बड़ा पठार माना जाता है, तिब्बत का पठार ये सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो आपने आज पठारों के रूप में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटा है, इसकी गारंटी है। इससे रिलेटेड सारे सवाल लगाइए। सॉरी, आप सभी का हमारे चैनल में इसी प्रकार से सहयोग देना बहुत ही लाभदायक है हम लोगों के लिए। इसी प्रकार से आप हम लोग को सहयोग देते रहे, इसी तरह से प्यार देते रहे, हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे और प्रयास करेंगे कि आप एक परफेक्ट कंटेंट प्राप्त कर लें और जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो। ठीक है, तो सभी को आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।